Hello everyone, welcome to People's Academy. People's Academy में आपका स्वागत है. So dear students, in this video we'll discuss the unit 5th of PG Political Science entrance syllabus. ये जो entrance exam है आपका 9th of July को होने जा रहा है, which is tomorrow. तो आज ये आपका last दिन होगा preparation का, and tomorrow is your exam and we are trying our level best till the last moment कि आपको जितनी हो सके अपनी end से help करें. So dear students, in this particular video we'll discuss basically four political philosophers. जे रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड कार्ल मार्क्स, और उनके जो आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ क्रैश कोर्स, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर ईच यूनिट इन वन सिंगल टॉपिक. So let's start, and if you're watching the channel first time, please subscribe the channel and share it with your friends. So let's start and let's look at the J.J. Rousseau's State of Nature first. ये सबसे पहले बेसिक जानकारी है जे रूसो के रिगार्डिंग. ये फ्रांस में पैदा हुए एक वॉच मेकर के बेटे थे, एंड बाद में जो इनकी डेथ है वो एक रिलीजियस परसिक्यूशन थी कि उनको परसिक्यूट किया गया ऑन रिलीजियस रीजंस. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं: डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन इमाइल एंड कन्फेशंस. एंड देन कुछ कमेंट्स हैं इनके रिगार्डिंग, जैसे एडमंड बर्ग कहते हैं कि रूसो वाज द इनसेन सोक्रेट्स इन द नेशनल असेंबली. ये आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. एंड देन कुछ और इनके कोट्स हैं: मैन आर बर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. एंड देन मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री. ये दोनों जो कोट्स हैं ये जनरल विल के कोट्स हैं, ये आप याद रखेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एंड इसके साथ साथ आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके साथ सिविलाइजेशन इज अ होपलेस रेस टू डिस्कवर रेमेडीज फॉर द इविल इट प्रोड्यूसेस. तो सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है ये, ठीक है. सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर. तो स्टेट ऑफ नेचर का बेसिकली यहाँ पे ये सिचुएशन है कि स्टेट से पहले जो सिचुएशन थी उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट ने कहा स्टेट ऑफ नेचर. इसमें हमारे पास हॉब्स भी हैं और लॉक भी हैं, और इसके साथ साथ रूसो भी हैं, ठीक है. ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम रूसो को डिस्कस करेंगे. तो स्टेट ऑफ नेचर में एक ह्यूमन कैसा था देखते हैं यहाँ पे. So natural man is a noble savage living an idyllic, blissful and simplicity. तो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग था, एक पीस लविंग ह्यूमन बीइंग था स्टेट ऑफ नेचर में जो मैन था. रोसो सजेस्ट दैट ह्यूमन इन अ स्टेट ऑफ नेचर आर फ्री, इक्वल एंड हैव टू बेसिक इंस्टिंक्ट्स. कि ह्यूमन नेचर उस स्टेट ऑफ नेचर में थे वो बराबर भी थे और फ्री भी थे, और उनमें दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स थे. एक वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि अपने आप को बचाना चाहते थे हमेशा, ये उनका एक इंस्टिंक्ट था. और दूसरा वो दूसरों के लिए दे फील पिटी फॉर अदर्स. इट मीन्स के वो जालिम नहीं थे. दे वर पीस लविंग, दे वर सिंपल एंड दे वर नोबल सैवेज. इट मीन्स के वो कोई इगोइस्टिक क्रिएचर नहीं था, हॉब्स की तरह. सो दे हैड पिटी फॉर अदर्स एंड दे हैड सेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. As humans gathered together in more sophisticated societies, so their morality declined. तो यहाँ पे जब sophisticated societies की बात की जाती है तो ये civilization की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है. रोसो की जब सिविलाइजेशन बन गई तो मोरालिटी खत्म हो गई. ये जो पेटी फॉर अदर्स वाली फीलिंग है ये खत्म हो गई. द परसुएट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड वेल्थ टेक्स ओवर. अब लोगों के अंदर क्या आ गया, अब सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए लोग, और वेल्थ को असेंबल करने लग गए, वेल्थ को जमा करने लग गए, पैसे के पीछे पड़ गए. और ये रोसो का कोट है: द मैन हु फर्स्ट हैड द आइडिया ऑफ इनक्लोजिंग ए फील्ड एंड सेइंग दिस इज माइन and found people simple enough to believe him was the real founder of civil society. तो वो एक ऐसा पर्सन जिसने सबसे पहले कहा होगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड मेरी है, एंड वहीं से सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एंड वहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया. एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि मार्क्स से भी पहले अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के पीछे कोई पड़ा हुआ था तो दैट वाज रोसो. ही डिड नॉट बिलीव इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. He didn't believe in the idea of the civilization and the human reason as well, ठीक है. कि रोसो समझते हैं कि जब रीजन आ गया तो लोग लालची हो गए, सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए और वो वेल्थ के पीछे पड़ गए. देन जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है रोसो का, दैट इज के हमने अभी तक देखा जॉन लॉक और हॉब्स के रिगार्डिंग के एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. आप ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक सॉवरन को बना दिया जा रहा है, ठीक है. अब हॉब्स के लिए क्या था, हॉब्स ये कहते हैं कि भाई सॉवरन के पास सारे पावर्स हैं, सॉवरन एक एब्सोल्यूट एंटिटी है. लॉक कहते हैं कि भाई इसको हटाया जा सकता है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं.
तो यहाँ दोनों चीज़ों में, दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि हॉब्स और लॉक के दोनों केसेस में हम देख रहे हैं सोवरेन एक अलग पर्सन है। बट जब हम रोसो की बात करते हैं तो सोवरेन कोई अलग पर्सन नहीं है, सारे लोग सोवरेन हैं। दैट इज वाई हम इसको कहते हैं कि पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया जो है ये रोसो ने दिया है, जिसको जनरल विल का हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि रोसो जनरल विल गिव्स बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। क्यों? बिकॉज रूसो's distinction between will of individuals जिसको पर्टिकुलर विल कहते हैं एंड विल ऑफ कम्युनिटी जिसको जनरल विल कहते हैं, इन दो में इन्होंने डिस्टिंक्शन किया और उन्होंने ये कहा कि जो विल ऑफ कम्युनिटी है, सारे लोगों की विल, वही जनरल विल है और जनरल विल ही कमांड करेगी सोसाइटी में और जनरल विल ही एक तरह से सोवरेन है। इट मीन्स पीपल आर सोवरेन अकॉर्डिंग टू द रूसोस थ्योरी। पीपल आर सोवरेन, सोवरेन कोई अलग पर्सन नहीं है, ठीक है। ये जनरल विल का आइडिया। रूसोस क्रिएटेड सोवरेन आउट ऑफ पीपल देमसेल्व्स, तो लोगों में ही सोवरेनिटी है, सोवरेन कोई अलग पर्सन नहीं है, लाइक थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। इट इज अ सोर्स ऑफ द लॉज, और सारे लॉज जनरल विल से ही निकलेंगे। कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू वन अनदर एंड टू इट द रूलर ऑफ व्हाट इज जस्ट, द रूल ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। तो कहते हैं कि जनरल विल से ही सारे सोर्स ऑफ लॉज निकलेंगे, जनरल विल के ही अकॉर्डिंगली ये तय होगा कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। जनरल विल ऑलवेज एम्स एट पब्लिक गुड, और जनरल विल जो होगा इसका जो एम होगा वो होगा पब्लिक गुड, इसका जो एंड होगा, जनरल विल का जो एंड होगा वो पब्लिक गुड होगा, मीन्स गुड ऑफ द कम्युनिटी, द एंटायर कम्युनिटी, नॉट फ्यू पर्सन्स। रूसो सोवरेन इज पीपल, रूसो का जो सोवरेन है वो लोग ही हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, और इन्हीं को, यही एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो जनरल विल के थ्रू रूल कर रही है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही कहा गया कि सारे लोग जो हैं, सारे लोग मिल के आगे एंड ये अपने जो जनरल विल है उससे सारे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी होगी कि जनरल विल जो है सबकी रियल विल है। दो तरह की विल की बात यहाँ पे की जा रही है, एक है एक्चुअल विल और दूसरी है रियल विल। तो रियल विल एक पर्सन का हायर सेल्फ है, और जब सारी सोसाइटी के सारे लोगों का हायर सेल्फ मिलेगा तो वो जनरल विल बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये रियल विल जो है ये हायर सेल्फ है एक पर्सन का, ये रियल विल जो है ये सारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में है, और इसी हर एक पर्सन की अगर रियल विल को हम निकालें एंड उससे बनती है जनरल विल, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते थे कि सारे पर्सन्स की सोसाइटी में जितने भी लोग थे उन सब का जो गुड पार्ट था, उन सब का जो प्योर इंटेंशंस थी, उन सब का एक एमैल्गमेशन जो है वो जनरल विल है, ठीक है। तो जनरल विल जो है एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट में जो सब लोगों की विल है वो है, एंड जनरल विल जो है ये बात करती है कि भाई लोग ही सोवरेन हैं, सोवरेन कोई अलग पर्सन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आ गया, ठीक है। दिस इज जनरल विल। देन कम्स टू जेरेमी बेंथम आइडिया, और इनका हमें यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया ही समझना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। ये लंदन में पैदा हुए, यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हैं, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया वेस्टमिंस्टर रिव्यू के नाम से। एंड इसके बाद ये लिजर्सफेयर के डिफेंडर भी हैं, यानी कि ये कहते हैं कि स्टेट का कम से कम रोल होना चाहिए इकोनॉमी में। लिजर्सफेयर का मतलब है लीव अलोन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स, लेजिस्लेशंस, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन एंड बुक ऑफ फैलेसीज, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ कोट्स हैं। एवरी लॉ इज एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, ये इन्होंने कहा है। क्वांटिटीज ऑफ प्लेजर्स बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज गुड एज पोइट्री। तो ये कहते थे कि सारे जो प्लेजर्स हैं उनकी सिमिलर तरह की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और प्लेजर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव चीज़ है। टायरनी एंड एनार्की आर नेवर अपार्ट, टायरनी और एनार्की साथ साथ हैं। नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, और यहाँ पे ये कहते हैं कि नेचर में दो चीज़ें हैं, प्लेजर भी और पेन भी, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पेन को अवॉइड करते हैं और प्लेजर को ऑलवेज दे ट्राई टू अटेन एंड सीक प्लेजर। एंड इसके बाद कुछ कमेंट्स हैं इन पे। जेस मिल कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव फिलोसफर थे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये ओरेकल ऑफ कॉमन प्लेस बोर्जस बुर्जुआजी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या है कि ये भाई बुर्जुआजी इंटेलिजेंस जो थी उसके एक तरह के पादरी थे, उसको उसकी एक तरह के सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया ये लिजर्सफेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स लिजर्सफेयर क्या है, लिजर्सफेयर कहता है कि भाई इकॉनमी लोग खुद चलाएंगे, इकॉनमी को लोग खुद चलाएंगे। इट मीन्स ये प्राइवेटिज्म की बात यहाँ पे करता है, प्राइवेटाइजेशन की बात करता है यहाँ पे, और प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और कैपिटलिस्ट ही लोग जो हैं वो बुर्जुआजी हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये एक और कुछ नहीं थे, ये एक एडवोकेट थे बुर्जुआजी इंटेलिजेंस के, ठीक है। ये चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली स्लाइड है, यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया क्या है।
तो बेंथम चीफ एक्सपोनेंट है यूटिलिटेरियन फिलोसफी के। इन्होंने जॉन लॉ के आइडिया को, नेचुरल राइट्स के आइडिया को इन्होंने रिजेक्ट किया है और नॉनसेंस कहा है। बेंथम आल्सो डबिट द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। ना ये स्टेट ऑफ नेचर के आइडिया को मानते हैं, ना ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को मानते हैं, ना ये नेचुरल राइट्स के आइडिया को मानते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, यूटिलिटी इज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। और यही कहते हैं कि स्टेट के पीछे जो फॉर्मेशन का बेसिक रीजन था वो ये था यूटिलिटी, कि स्टेट एक ऐसी अथॉरिटी है जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकती है सबको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। स्टेट के पास ये पावर्स हैं। और यूटिलिटी जो बेसिक रीजन था स्टेट के बनने का। यूटिलिटी है क्या, कि एक पर्सन को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी भी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने से या फिर किसी सर्विस को यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ब्रेड खाते हो तो उससे आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम कह सकते हैं उस ब्रेड की उतनी यूटिलिटी है। ठीक है, कोई सर्विस हमें है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस हमें जितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, हम ये कहेंगे कि उस हेल्थ केयर सर्विस की उतनी ज़्यादा यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या है, कि कौन सी चीज़ या फिर कौन सी सर्विस हमें कितनी सेटिस्फेक्शन दे सकती है। और यहीं से डिसाइड होता है कि एक पॉलिसी सही है कि नहीं है। अगर एक पॉलिसी जो है वो यूटिलिटी दे रही है हमें, यानी कि हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, और जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, और जो पॉलिसी हैप्पीनेस प्रमोट कर रही है वो एक राइट पॉलिसी है। तो पॉलिसी का राइट एंड रॉन्ग कहाँ से डिसाइड होगा, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, उसके कि वो हैप्पीनेस प्रमोट कर रहा है कि नहीं, क्या वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इसका एक प्रिंसिपल भी है यूटिलिटेरियनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस प्रमोट करो, उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पहुंचाओ लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे। और यही सारी पॉलिसीज का प्रिंसिपल रहेगा कि भाई जो पॉलिसी भी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन दे रही है वो पॉलिसी सही है, वो पॉलिसी राइट है। ठीक है, वो पॉलिसी जस्ट है। तो यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एंड पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, एंड पे, आउटकम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कि पॉलिसी का ये देखेंगे हम कि भाई इससे कितनी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये पॉलिसी कैसे बनाई गई है, इसका क्या रूल है। यानी कि प्रोसीजरल जस्टिस का यहाँ पे आइडिया नहीं दे रहे हैं, ये सब्सटेंटिव जस्टिस का आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव जस्टिस ही आउटकम पे बेस्ड है। प्रोसीजरल जस्टिस तो रूल्स की बात करता है, लेकिन सब्सटेंटिव जस्टिस क्या कहता है कि भाई एक्चुअल में क्या आउटकम आ रहा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म सब्सटेंटिव जस्टिस से ही रिलेटेड यहाँ पे है। आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के रिगार्डिंग और कुछ जाने, कि सबसे पहले ये इसके ओरिजिन जो है वो हेडोनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से लिए गए हैं बेंथम के द्वारा। एपिक्यूरस एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने हेडोनिस्टिक स्कूल बनाया। और हेडोनिज्म के दो पार्ट थे, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, जिसमें एक आ गया कि ह्यूमंस हमेशा प्लेजर सीख करते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं। दूसरा एथिकल हेडोनिज्म था, और उसमें ये कहा गया कि भाई सिर्फ प्लेजर की ही वैल्यू है, पेन की कोई वैल्यू नहीं है। और बेंथम ने यहीं से अडॉप्ट किया हेडोनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया। एंड वो कहते हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। और किस तरह से पेन पर्सन अवॉइड करता है और प्लेजर को सीख करता है। मैन ऑलवेज टेंड्स टू अटेन प्लेजर एंड अवॉइड पेन, मैंने आपको फिल भी पहले ही कहा। बेंथम बिलीव्स दैट ऑल पब्लिक पॉलिसी शुड बी डिजाइन टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। और बेंथम कहते हैं कि भाई जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज आप बनाओगे उनका एक ही पर्सन होना चाहिए, वो इस तरह से बनाई जाए कि वो हमेशा प्लेजर को मैक्सिमाइज करें और पेन को कम से कम करें। और ये प्रिंसिपल हमेशा रहना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। जितने भी लॉज बनेंगे, जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, जितनी भी डिसीजन होंगे, उनका प्रिंसिपल एक ही होगा कि ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई जाए। देन वी हैव जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं, लंदन में पैदा हुए। जेम्स मिल के बेटे हैं। जेम्स मिल नेगेटिव लिबरलिज्म के एक एडवोकेट थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड देन इन्होंने लिबर्टी के आइडिया को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया और यूटिलिटेरियनिज्म के आइडिया को रिवाइज किया। ठीक है, और रिवाइज करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वालिटेटिव प्लेजर्स को भी यहाँ पे लाया कि प्लेजर्स जो हैं वो क्वालिटी में एक दूसरे से डिफरेंट है। और पॉजिटिव लिबर्टी एंड वेलफेयर स्टेट का आइडिया भी इन्होंने प्रमोट किया। बहुत इंपॉर्टेंट एडवोकेट हैं वेलफेयर स्टेट के ये। इनकी कुछ किताबें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। एंड देन कुछ कोट्स हैं, इट इज बेटर टू बी ह्यूमन डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई प्लेजर हाई क्वालिटी का है, ठीक है, अगर कोई प्लेजर हाई क्वालिटी का है और कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो बेटर है उस प्लेजर से जो
लो क्वालिटी का है लेकिन ज़्यादा प्लेजर दे रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाई अगर मुझे कोई सोक्रेटिस बोले और मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे कोई, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई एक बेवकूफ़ बोले, वो मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली ही टॉकिंग अबाउट द हाई क्वालिटी प्लेजर्स, चाहे वो फिर हमें कम सेटिस्फेक्शन दें। ए पर्सन मे कॉज इवल टू अदर्स एंड नॉट ओनली बाई हिज एक्शंस बट बाई हिज इनएक्शन, ये भी इनका एक कोट है। द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व्स द नेम which deserves a name is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive other of theirs or impede their efforts to obtain it। तो यहाँ पे ये बात करते हैं फ्रीडम की, कि तब तक हम वो चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं अगर हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे। तो यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम आगे जाके समझेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जब जेस मिल देते हैं तो ऑन लिबर्टी में ये लिखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वो लिबर्टी को डिफेंड करते हैं कि भाई इससे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की फुल डेवलपमेंट होती है। अगर आप फ्री नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी फुली डेवलप नहीं हो पाएगी। तीन तरह की लिबर्टीज की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिबर्टी और फ्रीडम की सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और ये कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इसमें एक पर्सन कंप्लीटली फ्री है, इसमें स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा स्टेट, मतलब जहां पे नीड होगी रिस्ट्रिक्शन लगाने की वहां पे स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और नीड कहां पड़ेगी, तब देते हैं वो हार्म प्रिंसिपल का आइडिया कि भाई जब तक आपके एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग है, यानी कि आपके एक्शन किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे, तब तक स्टेट जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा आपके फ्रीडम ऑफ एक्शन में, ठीक है। लेकिन जब आपके एक्शंस किसी को हार्म पहुंचाएंगे, तब स्टेट जो है वो आपके एक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि तब आपका एक्शन जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन बन गया। यही हार्म प्रिंसिपल है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। और जो स्टेट है वो कहाँ इंटरफेयर करेगा, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मिल also argued that dangers of individual liberty are that Mill also argued that dangers to individual liberty in democracy। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आधा यहाँ पे लिखा गया है। बेसिकली वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल लिबर्टी डेंजर में है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी आइडिया ऑफ मेजोरिटी पे बेस्ड है, और आइडिया ऑफ मेजोरिटी में हमेशा माइनॉरिटी के ओपिनियंस और फ्रीडम्स को करटेल कर दिया जाता है, वो दबाया जाता है, ठीक है। इसीलिए वो डेमोक्रेसी में बहुत सारी चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिबर्टी डिस्कस कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को आगे डिस्कस करेंगे। और मिल का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि जो लिबर्टी है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर है। और मिल लिखते हैं, ही हु हैड द टेस्ट ऑफ लिबर्टी वुड नेवर बी प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज इट फॉर एनी अदर प्लेजर। कि भाई जिसको लिबर्टी का चस्का लग गया, जिसको लिबर्टी का टेस्ट आ गया, उसको किसी और टेस्ट अच्छा ही नहीं लगे। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई थॉट एंड एक्सप्रेशन पे लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे लिबर्टी होनी चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्शन पे भी लिबर्टी होनी चाहिए, जब तक ए पर्सन का एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो मिल कहते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में इंडिविजुअल अपनी फैकल्टीज़ को पूरी तरह से डेवलप करता है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को यानी वर्च्यू को, इंटेलिजेंस को और एक्सेलेंस को प्रमोट करती है। इसके साथ मिल कहते हैं कि ये सबसे स्टेबल डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम लॉज को एनैक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ पे? ह्यूमन रीजन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हम लॉज को एनैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और किस प्रिंसिपल पे? लिबर्टी के प्रिंसिपल पे हम लॉज को एनैक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो सकती हैं। लेकिन ये दो चीज़ें यहाँ पे कंडीशन रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, कि एक इंडिविजुअल जो हो वो एक्टिव हो और सेल्फ हेल्पिंग हो, यानी वो इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल्स जो हैं यानी कि सिटीजन्स की बात करें, वो इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए वो विलिंगनेस दिखाएं। ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे पार्लियामेंट्स हैं, उनमें वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें और उनको प्रिजर्व करें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, दो कंडीशंस हैं किसकी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। देन मिल कहते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्लूरल सिस्टम ऑफ वोटिंग होनी चाहिए। जो एजुकेटेड हैं, जो इंटेलिजेंस हैं, उनको एक से ज़्यादा वोट होने चाहिए, ठीक है, उनको एक से ज़्यादा वोट होनी चाहिए। ये प्लूरल सिस्टम ऑफ वोटिंग है। ऐसे तो वो डेमोक्रेसी को मानते हैं कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए डेंजर है, लेकिन जब वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, प्लूरल सिस्टम ऑफ वोटिंग होना चाहिए, और इसके साथ तो ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। छुप के वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है, सीक्रेट बैलेट की कोई जरूरत नहीं है। देयर शुड बी एन ओपन बैलेट सिस्टम। इसके साथ यूनिवर्सल एजुकेशन की भी बात करते हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन से सिटीजन्स को एजुकेट करो कि वो ये समझें कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी क्यों है, और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके किस तरह से ह्यूमन रीजन को
यूटिलाइज करके हम लॉस बना सकते हैं और इस तरह से ह्यूमन लिबर्टी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन से ही आएंगे और एजुकेशन से एक सिटीजन जो है वो अपने पूरे राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझेगा। चलते हैं आगे। एंड अब हमारे पास है कार्ल मार्क्स। आपको पता है मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स से ही निकला है, उनके थॉट्स को बाद में नाम दे दिया कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी में पैदा हुए, तब प्रशिया कहा जाता था क्योंकि एम्पायर था उसमें, ठीक है, जर्मनी भी उसी में आता था। एंड इसके साथ साथ ये मार्क्सिज्म के चीफ एक्सपोनेंट हैं क्योंकि इनके थॉट्स को ही मार्क्सिज्म कहा गया, और इनिशियली ये एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं कि जो फिलिप्स कंपनी है ना, हमेशा आपने देखा होगा जो आयरन है वो फिलिप्स का होता है, रेडियो फिलिप्स का होता था, टीवी फिलिप्स की होती थी। तो ये जो फिलिप्स है ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के अंकल की कंपनी थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी किताबें देख लें, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, इसके 3 वॉल्यूम्स थे, 3 पब्लिकेशंस थी, एंड क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ठीक है। कुछ कोट्स हैं इनके। philosophers have only interpreted the world in various ways, the point is to change it। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा 11th is on Firebach, उसमें इन्होंने ये कहा। फिर दूसरा है the last capitalist we hang shall be the one who sold us the rope। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोट है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई लास्ट कैपिटलिस्ट वो होगा जिसको हैंग किया जाएगा जो रस्सी बेच रहा होगा, ठीक है। सो देन अगेन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है उसमें कहा है, और ये किताब इन्होंने जॉइंटली लिखी है, ये मार्क्स और एंगल्स ने साथ में मिलकर लिखी है, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स ने। देन इसके बाद इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग, नॉट टू कंट्रारी देयर सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे बेसिकली इसका ये आइडिया है कि जो मैटर है, मैटर एक पर्सन के क्या करता है, मैटर एक पर्सन की सोशल बीइंग को डिटरमाइन करता है, ना ही किसी की सोशल बीइंग मैटर को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यहाँ से आइडिया निकला हुआ है। और इसके साथ इन्होंने ये कहा कि प्रोलेटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज। यहाँ पे इस कोट को एक और तरह से लिखा जाता है डिफरेंट रूट्स में, वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, ठीक है, वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, कि सारे वर्कर्स वर्ल्ड के जो यूनाइट हो जाएं, यू हैव टू लूज नथिंग बट योर चेंज, ठीक है। तो ये इस कोट पे यहाँ से थोड़ा डिफरेंटली लिखा हुआ है, ये भी कार्ल मार्क्स का ही कोट है। आगे बढ़ते हैं, इनका क्लास स्ट्रगल का आइडिया देखते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी हिस्ट्री में एपक्स रही हैं, एपक्स मतलब एक हिस्ट्री का पीरियड, ठीक है, एपक पूरा हिस्टोरिकल पीरियड को कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड्स रहे उसमें सोसाइटी हमेशा 2 क्लासेस में डिवाइड रही है। एक वो क्लास जो डोमिनेंट क्लास है, ठीक है, और एक क्लास जो डिपेंडेंट क्लास है। और डोमिनेंट क्लास कौन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, जिनके कब्जे में सब कुछ है, इंडस्ट्रीज हैं, मेडिवल टाइम्स में लैंड्स होते थे, फैक्ट्रीज आज के टाइम पे। तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वो डोमिनेंट क्लास है, और जो बेचारी लेबर करती है वो डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। और ये हर हिस्ट्री के एपक में ये क्लास सिस्टम रहा है। एंशिएंट सोसाइटी में मास्टर थे और स्लेव थे, मेडिवल सोसाइटी में लॉर्ड्स आ गए और सर्व्स आ गए, एंड मॉडर्न सोसाइटी में कैपिटलिस्ट और वर्कर्स आ गए, ठीक है। मास्टर्स जो थे ये डोमिनेंट क्लास थी मेडिवल टाइम में, लॉर्ड्स डोमिनेंट क्लास थी, और कैपिटलिस्ट क्लास जो है डोमिनेंट क्लास है मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। और स्लेव्स जो थे ये डिपेंडेंट क्लास थी एंशिएंट टाइम्स में, सर्व जो थे ये डिपेंडेंट क्लास थी मेडिवल टाइम्स में, और वर्कर्स जो हैं ये डिपेंडेंट क्लास है मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। और इनको बुर्जुआजी और प्रोलिटेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं ये कि चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जब जब चेंज होंगी तब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एंशिएंट सोसाइटी से चेंज होके, हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मेडिवल सोसाइटी में क्या था, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लैंड था, और लैंड में काम करने वाले कौन थे, सर्व्स थे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, लॉर्ड और सर्व का, लॉर्ड एंड सर्व्स का। तो ये है रिलेशन किसका, ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो मैं यहां बोल रहा हूं, ये बेसिकली ये है लॉर्ड एंड सर्व का क्या रिलेशन है आपस में। लॉर्ड डोमिनेंट क्लास है और सर्व जो है वो डिपेंडेंट क्लास में आता है, ठीक है। तो लॉर्ड सर्व को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, क्योंकि उस टाइम पे लैंड ही होता था जहां से प्रोडक्शन होती थी। तो जब जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगी, जैसे कि ये मेडिवल टाइम में ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थी और ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन थी, मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया, लैंड की जगह आ गई इंडस्ट्री, ठीक है। और ये होगी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होगी कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, ठीक है। ये आ गई रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन।
सो यहाँ पे आप इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है तब ये देखा जाता है कि जो इकोनॉमी, सारी चीज जो सोर्सेज हैं इकोनॉमी की, जो जो चीज़ें जहाँ से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशंस आती हैं, जो सारी इकोनॉमी है वो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं। और उसके साथ साथ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जो ये इकोनॉमी है किसके कंट्रोल में है और कौन किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लैंड इज फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लॉर्ड वर्सेस सर्फ। और कैपिटलिस्ट आज प्रेजेंट सोसाइटी में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, मशीन्स वगैरह सारी चीज़ें। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, और जब जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी। और मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी फीचर है और एक ना एक दिन क्या होगा, क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और क्लासेस कब खत्म होगी, जब कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के साथ क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। देन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ये कहते हैं कि भाई स्टेट जो है ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आया, इसका एक मटेरियल स्टैंड पॉइंट है। एक टाइम पे क्या होगा, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर से जब उनको लगा कि भाई हमसे प्रॉपर्टी छीन ना ली जाए, हम एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जिसको पावर दे देते हैं और उसको नाम दे दिया गया स्टेट, जो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहते हैं मार्क्स के state was created to safeguard economic interest of, and ultimately state was converted into an instrument used by the owners of the property। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए स्टेट बनाया गया। मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट एज एन इविल एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, और स्टेट क्लास स्ट्रगल का ही प्रोडक्ट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या है, स्टेट को डिफाइन किया गया एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआजी। तो बुर्जुआजी की एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा गया है स्टेट को। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में स्टेट जो है ये बेसिकली कैपिटलिस्ट को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहा है और कैपिटलिस्ट ने जो जो धन राशि जो छुपा के रखी है, अब वो हम वर्कर्स जो हैं या फिर जितने भी वर्कर्स हैं वो उसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि स्टेट सामने है। जब जब वो रिवॉल्ट करेंगे स्टेट उनको रोकने की कोशिश करेगा। मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि स्टेट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास ऑपरेशन। और स्टेट से क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और ऑप्रेस करती है, और इससे क्या होती है, एक वर्किंग क्लास एलियनेट हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। तो देखें हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझने पहले आप ये समझेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक सोशल स्टेज में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हर एक हिस्टोरिकल स्टेज में, जिसको एपक भी कहा जाता है, क्या था कि एक अलग तरह की मटेरियल कंडीशंस थी। एंशिएंट सोसाइटी में अलग तरह की मटेरियल कंडीशंस थी, मिडीवियल सोसाइटी में अलग तरह के मटेरियल कंडीशंस थी, एंड मॉडर्न सोसाइटी में अलग तरह की मटेरियल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो हर एक सोशल डेवलपमेंट का स्टेज जो है एक अलग तरह की मटेरियल कंडीशंस को हमें बताता है। फिर ये कहते हैं कि दस ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं वो मटेरियल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही डिटरमाइन हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये आइडिया देते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वही सारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं सोसाइटी में वही शेप करती हैं किसको, बाकी चीज़ें जो सोसाइटी में, जैसे कि सोशल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल्स चीज़ें हैं, ये सारी डिटरमाइन किससे होती हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिक रिलेशन से। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं स्टेट की। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है। जिस तरह का बेस होगा उसी तरह का सुपर स्ट्रक्चर होगा। अगर बेस एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, तो सुपर स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, लॉर्ड्स होंगे, सर्व्स होंगे एंड मिडीवल सोसाइटी होगी। अब यहाँ पे बेस अगर होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, बेस होगा फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उसी तरह से रिलेशंस क्या होगी, कैपिटलिस्ट होंगे, वर्कर्स होंगे, स्टेट है। ठीक है, तो बेस ही डिटरमाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड इन नटशेल मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैसे होंगे। ठीक है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल, कैपिटलिज्म एक बेस माना जाता है, और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर जो हैं वो क्या है, वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटलिज्म क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। फिर से बताता हूँ, कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही बेस कहा जाता है। और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्या है, ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को ही सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि कैपिटलिज्म बेस है और जो कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप है वो सुपर स्ट्रक्चर है। और सुपर स्ट्रक्चर में स्टेट भी आता है, सुपर स्ट्रक्चर में रिलीजन भी आता है, और बाकी सारी चीज़ें मोरालिटी, इथिक्स, ये सारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो सारी चीज़ें डिटरमाइन कौन करता है, बेस, जो कि है कैपिटलिज्म। ठीक है, और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी सब कुछ डिटरमाइन करती है, और इकोनॉमी को ही बेस माना जाता है, इकोनॉमी को ही, मोड ऑफ प्रोडक्शन ही इकोनॉमी है, इन इट सेल्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इकोनॉमी।
देन 5 स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहला प्रिमिटिव कम्युनिज्म, इसमें ना स्टेट था, ना क्लास थी, ना कोई स्ट्रगल था, ठीक है, कॉमन ओनरशिप थी सब चीज़ों की। फिर स्लेवरी आ गई, मास्टर स्लेव आ गया, 2 क्लासेस आ गई। उसके बाद फ्यूडलिज्म आ गया, लॉर्ड एंड सर्व, फिर से 2 क्लासेस। उसके बाद कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, फिर से 2 क्लासेस। अब ये कम्युनिज्म मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि कम्युनिज्म अभी आया नहीं है, और मार्क्स के अकॉर्डिंगली जब कम्युनिज्म आएगा तब कोई क्लास नहीं होगी, तब कोई स्टेट नहीं रहेगा, तब कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहेगी क्लासेस में, ठीक है। ये है कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और ये कैसे आएगा? रिवॉल्ट से आएगा, ठीक है, ये रिवॉल्ट से आएगा, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, बेस जो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही एक चीज हमारे पास है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या है भाई? फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, कैपिटल है जो पैसा लगाया जाता है। और जैसा ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसा ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होंगी। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में जो रिलेशन है, डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास की। एंड इसके साथ लास्ट लाइन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दस दोज हु ओन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट द डोमिनेंट क्लास एंड दोज हु डोंट बिकम द डिपेंडेंट क्लास। फिर से ये है कि भाई जिसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है वही डोमिनेंट क्लास है, और जिसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं है वो डिपेंडेंट क्लास है। आज किसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है? कैपिटलिस्ट के पास, और वो डोमिनेंट क्लास है, और वर्कर्स के पास नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट क्लास है। दिस वाज ऑल अबाउट द 5th चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब पीपल्स अकेडमी एंड कमेंट करके फीडबैक दे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड एक और चैप्टर में कोशिश करूंगा 8 बजे तक अपलोड करने की, विच इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और वो दोनों चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट में 6th और 7th चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आपको अपलोड कर दूंगा इन 30 मिनट्स, जो आप वीडियो देख लेंगे। अगर सुन भी लेंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।